प्यारे बच्चों, हम पिछली बार पढ़ रहे थे कि कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका की रचना कैसी होती है। तो इसके संबंध में हम आगे देखें कि कोशिका में जो होता है वो कार्य करने के लिए विशेष अंग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में विशेष घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग का मतलब क्या हो गया? कोशिका के अंग, यानी कोशिका में वो हिस्से करते हैं। तो कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः एक कोशिका में 3 चीजें जरूर दिखाई देनी चाहिए। नंबर 1, उसमें प्लाज्मा झिल्ली होनी चाहिए। नंबर 2, उसमें केंद्रक होना चाहिए। नंबर 3, उसमें कोशिका द्रव्य होना चाहिए। अब प्लाज्मा झिल्ली जो है, जैसे आपको कोई भी एक चित्र ऊपर दिख रहा होगा, आपको इस कोशिका के बाहर जो है एक लाइन दिख रही है। इस कोशिका के बाहर आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही है। ये लाइनिंग जो होती है, जो पतली लाइन आपको दिख रही है, इसी को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ये हम समझ सकते हैं कि हर कोशिका के बाहर की जो रचना है, बाहर की जो आपको रचना दिखाई दे रही है, वो उसकी प्लाज्मा झिल्ली कही जाएगी। दूसरा, कोशिका में केंद्रक होना जरूरी है, केंद्र होना जरूरी है जो कि कोशिका को नियंत्रित करता है। तीसरी चीज, कोशिका के अंदर जल जैसा पदार्थ होना जरूरी है। ये जल जैसा पदार्थ जो है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो उसको जीवन प्रदान करता है। आपको हर कोशिका में 3 चीजें जरूर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर आपको अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो बाहर से आपको एक झिल्ली दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको जो है एक केंद्रक भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, और तीसरी चीज आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर जल। तो ये जल जैसा पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य है। तो 3 चीजें प्रत्येक कोशिका में पाई जाती हैं। अब प्रश्न ये आया कि प्लाज्मा झिल्ली किसको कहते हैं या कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं। तो बच्चों, हर कोशिका को कवर करने के लिए, चाहे वो कोई सी भी कोशिका हम ले लें, अपने जीवन में ले लें, चाहे अगल बगल ले लें, हर कोशिका को कवर करने के लिए एक पतली लाइनिंग पाई जाती है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है, कवर पाया जाता है, बाहरी परत होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब परत क्यों लगाते हैं? आपने देखा होगा हम ज़्यादातर अपने चीज़ों को कवर करके रखते हैं, या हम आपने रजाई में कवर क्यों लगाया? ताकि रजाई जो है वो बाहर के धूल कणों से प्रभावित ना हो। उसी प्रकार से प्रकृति ने कोशिका को एक बाहर से कवरिंग दी है ताकि अंदर बाहर के कण आसानी से उसके अंदर ना आ सकें। और अगर ऐसा होने से बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा अगर, तो कोशिका पदार्थों को नियंत्रित कर सकती है। तो बाहरी परत का काम यही है, घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करना। तो कोशिक प्लाज्मा झिल्ली भी जो होती है वो अंदर और बाहर आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। यानी कौन सा पदार्थ अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, वो कौन कौन डिसाइड करता है, कौन बताता है? प्लाज्मा झिल्ली बताती है। जो पदार्थ या जिस पदार्थ की आवश्यकता अंदर होगी वही पदार्थ अंदर आ पाएगा। इसी गुण के कारण कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। वर्णात्मक मतलब जो चयन करती है पदार्थों का कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ नहीं आएगा। तो इन चीजों का चयन करने के लिए कोशिका के अंदर क्या है? एक विशेष रचना है जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। कोशिका के बाहर एक विशेष रचना है जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे प्रश्न आता है कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ आ जा सकते हैं। तो बच्चों, कोशिका के अंदर सामान्यतया निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहले होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता, जिसे हम O2 भी कहते हैं। ऑक्सीजन गैस जरूरत होती है, जो उस ऑक्सीजन लेने के बाद जो कोशिका को चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण वो है जल, H2O, क्योंकि बिना जल के कोशिका का जीवन संभव नहीं है। तो कोशिका को ये 3 चीजें जरूर चाहिए, H2O, CO2 और O2। तो इन 3 चीजों के बिना कोशिका का जीवन संभव नहीं है। तो इन 3 चीजों को नियंत्रित करना कोशिका के जो प्लाज्मा झिल्ली है उसका विशेष कार्य है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हर कोशिका के लिए इसका मतलब भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना आवश्यक है। अब कोशिका करे कैसा ऐसा? तो ऐसा देखने के लिए कोशिका के अंदर 2 प्रक्रियाएं इस्तेमाल होती हैं। एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। तो बच्चों, जो गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब जो है झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। इसका मतलब विसरण द्वारा ही ये
एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं या कोशिका के अंदर बाहर गति कर पाते हैं। अब विसरण होता क्या है? विसरण का मतलब होता है कि पदार्थ का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। यानी अब एक केस हम देखते हैं। माना एक कोशिका है हमारे पास, के अंदर कौन सी गैस अधिक मात्रा में होगी, कौन सी ज़्यादा मात्रा में होगी या कम मात्रा में होगी, उसका पता कैसे लगाएंगे? देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 19% पाई जाती है, यानी O2 की मात्रा जो होती है वो लगभग 19% है। तो 19% O2 होने का मतलब यह है कि कोशिका के अंदर उतनी O2 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोशिका के अंदर O2 होने के प्रश्न इसलिए कम है क्योंकि कोशिका तो बंद है, बंद रचना है, क्यों उसको बाहर से कवर कर रखा है। और लेकिन कोशिका के अंदर जिस गैस की मात्रा ज़्यादा होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो लगातार श्वसन करती रहती है और उसके फलस्वरूप उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, जिसे हमारे शरीर में बनती रहती है। हम भी लगातार सांस लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो भी काम हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हमारी कोशिका कर रही है। तो अभी ऑक्सीजन जो है बाहर ज़्यादा है और कोशिका के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन का जो फ्लो होगा या जो उसका बहना होगा वो किसके थ्रू? प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू किसके अंदर जाएगी? कोशिका के अंदर जाएगी। क्यों जाएगी कोशिका के अंदर? क्योंकि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कम है। इसी तरह कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो बाहर निकलेगी। इसी को ही हम विसरण कहते हैं। विसरण हम पढ़ भी सामान्य जीवन में भी देखते हैं। आपने एक धूप बत्ती जलाई होगी या अगरबत्ती जलाई होगी, अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं आपने देखा होगा। ये धुआं जो है अगरबत्ती से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है। तो क्यों फैलता है? इसीलिए फैलता है क्योंकि इस क्षेत्र में धुआं ज़्यादा है और दूसरी तरफ धुआं क्या है? कम है। इस वजह से ऐसा होता है। तो ज़्यादा क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर फैलना, यानी ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलना, इसी को ही हम विसरण कहते हैं। तो ऑक्सीजन का भी कुछ ऐसा ही होता है। ऑक्सीजन जो होती है जहाँ वो अधिक मात्रा में पाई जाती है वहाँ से वो कम मात्रा की ओर गति करती है और कोशिका के बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है। ये चीज़ हमें समझनी है। इसमें पदार्थों की गति किस प्रकार होती है। अब ये कैसे निकला पदार्थ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकला? इसके लिए जिस प्रक्रिया को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं, या कोशिका इस्तेमाल करती है उसे हम कहते हैं विसरण, यानी इसको वैज्ञानिक पदों में कहा जाता है विसरण। अब दूसरी चीज़ आ गई कि जल कैसे आता है। तो जल के अंदर आने के 3 तरीके हो सकते हैं बच्चों। यानी अगर कोई कोशिका रखी है, आपने किसी कोशिका के 3 साधन हो सकते हैं जिससे कि वो जल को ले सकती है, दे सकती है, नहीं ले सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कोशिका है, माना कोई कोशिका है, एक कोशिका, इस कोशिका के अंदर जल आएगा या नहीं आएगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये इस पर निर्भर करता है कि इसके बाहर का वातावरण या इसके बाहर की सराउंडिंग कैसी है। अगर इस कोशिका के बाहर जो है जल की मात्रा की सांद्रता कोशिका के साथ क्या संबंध रखती है? अब इसका केंद्रक हो गया कोशिका का। अगर ये जल जो है बहुत गाढ़ा है लेकिन अंदर कोशिका के अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वो पतला है, तो क्या होगा? जल जो है कोशिका से निकलकर बाहर की ओर चला आएगा। क्यों निकलेगा? इसको हम कहते हैं परासरण। वही विसरण का ही उल्टा रूप है। परासरण केवल द्रवों में होता है, तो इसमें क्या होगा? कोशिका अपने अंदर का जल छोड़ देगी और उससे क्या होगा? वो कोशिका सिकुड़ जाएगी, यानी उसका आकार पहले से छोटा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बाह्य परासरण, यानी बाहर की तरफ पानी का चले जाना। अब दूसरा केस क्या हुआ? दूसरा केस ये हुआ कि अगर कोशिका जो है, जो हमने ली है, अगर कोशिका इतनी ऐसे माध्यम में रखी गई हो जहां पर कि जल की मात्रा बाह्य वातावरण में कम है और कोशिका के अंदर, मतलब बाह्य वातावरण में ज़्यादा है और कोशिका के अंदर कम है, तो इस केस में क्या होगा? देखो, बाहर अंदर जो है एक केंद्रक है कोशिका का और उसके अंदर खूब सारा गाढ़ा द्रव है, यानी उसका कोशिका द्रव्य बहुत गाढ़ा है। परंतु बाहर जो पानी है उसमें नमक की मात्रा या दूसरे पदार्थों की मात्रा कम है। तो क्या होगा बच्चों? ये जो जल है ये अपनी अधिक सांद्रता से कोशिका की निम्न सांद्रता की ओर आता जाएगा। निम्न सांद्रता से मतलब है गाढ़ापन। तो देखो,
पानी जो है वो कम गाढ़ा है, यानी उसके अंदर नमक कम घुला हुआ है, दूसरे पदार्थ कम घुले हुए हैं। कोशिका के अंदर बहुत गाढ़ापन है, तो ये क्या होगा, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ से पानी उस तरफ चला आएगा जहाँ उसकी मात्रा कम है। इसी को परासरण कहते हैं। इसमें क्या हुआ, अंतः परासरण हुआ। अंतः क्यों हुआ, क्योंकि वो कोशिका के अंदर घुस गया पानी। अब ये जब कोशिका के अंदर पानी घुसेगा तो इससे कोशिका क्या ले लेगी, थोड़ा बड़ा आकार ले लेगी, यानी अपने आकार को छोड़कर और बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी वो। इसको हमने कहा अंतःपरासरण। तीसरी स्थिति क्या होती है, तीसरी स्थिति ये होती है कि जहां पर कोशिका के अंदर और बाहर बराबर रूप से समान सांद्रता का पदार्थ है, यानी कोशिका के अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वो भी उतना ही गाढ़ा है जितना कि बाहर का पानी। उस स्थिति में क्या होगा, अगर ये भी उतना ही गाढ़ा है, अंदर का पदार्थ भी उतना ही गाढ़ा है और बाहर का पदार्थ भी बराबर गाढ़ा है, यानी उनकी सांद्रता में कोई अंतर नहीं है, बाहर भी वैसे ही है, पानी की मात्रा, पानी की सांद्रता बराबर है, तो कोई गति नहीं होगी, न पानी अंदर आएगा न बाहर जाएगा, किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी। या यूं कर समझ सकते हैं कि जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी बाहर भी चला जाएगा, तो जो टोटल गति होगी वो शून्य होगी, या पानी का जो मोशन होगा टोटल शून्य होगा। इस तरह की स्थिति को हम कहेंगे संपरासरण, यानी न तो बाहर जाना न अंदर आना। तो ये तीन स्थितियां हमारे पास एक कोशिका के अंदर हो सकती हैं जब वो उसको बाह्य माध्यम में रखा गया हो जहां जल की मात्रा अधिक है। तो बच्चों ये चीज़ हमें समझनी है कि जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो विसरण द्वारा अंदर आते हैं, जबकि जो जलीय पदार्थ होते हैं वो परासरण द्वारा अंदर आते हैं। तो गैसीय पदार्थों के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि विसरण, तो ऑक्सीजन जो होती है बाहर चली जाती है और कोशिका में विसरण द्वारा ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। तो विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकलती है और विसरण के द्वारा ही कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आती है। और जो जल होता है वो जल के अणुओं की गति होती है जिसे परासरण कहते हैं। और तीन तरह के विलयन हो सकते हैं, जैसे होता है अल्प परासरण दाबी विलयन, यानी जो कि जिसके अंदर परासरण दाब जो है वो कम लगता है। जैसे कि अगर किसी कोशिका को हम ऐसे विलयन में रख दें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर गति करेगा, इसको हम अल्प परासरी विलयन कहते हैं। और अति परासरी विलयन, दूसरा केस क्या हुआ कि समपरासरी, यानी जहां पर दोनों की सांद्रता बराबर है, जो अंदर कोशिका के अंदर भी उतना ही पानी है जितना बाह्य वातावरण में है। तीसरी स्थिति ये होती है अति परासरण दाबी विलयन। इसमें क्या होगा कि इसमें हम कोशिका को ऐसे द्रव में रख देंगे जिसमें जल की मात्रा बहुत कम है, तो इससे क्या होगा, कोशिका से पानी बाहर निकल आएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो ये तीन स्थितियां यहाँ पर हो सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। अगर ये ना होती तो इससे क्या होता, कोशिका पर हर समय कुछ न कुछ बाह्य वातावरण का प्रभाव होता रहता। तो इस प्रकार हम जो है जो कोशिकाएं होती हैं या हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं या फिर पादप शरीर की कोशिकाएं होती हैं, वो परासरण द्वारा और इस प्रकार से विसरण द्वारा अपने शरीर में आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। तो अब एक बहुत सारे पौधे या बहुत सारे हमने एक कोश के जीवों के नाम, जैसे अमीबा हमने देखा या पादप की कोशिकाएं हैं, उनके अंदर पानी जो है कितना आएगा क्या आएगा वो सब परासरण पर ही निर्भर करता है। तो परासरण परासरण जो है नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा दिखाई जाती है। इसी प्रकार से विसरण जो है उसके द्वारा भी कोशिका जो होती है वो अपने अंदर आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। अब प्रश्न ये आता है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी किसकी होती है। तो बच्चों प्लाज्मा झिल्ली बहुत लचीली होती है, क्योंकि इसको कोशिका को जो है अगर वो बहुत हार्ड होगी तो उससे कोशिका फट जाएगी। तो लचीलेपन की वजह से ये जो है कोशिका को उसके आकार में ढलने में सहायता देती है। और एक कार्बनिक पदार्थों की बनी होती है जिन्हें लिपिड तथा प्रोटीन कहा जाता है। लिपिड जो है एक वसा होता है, वसा का जो स्मॉल फॉर्म है उसको लिपिड भी कहा जाता है। तो वसा जो हम चर्बी भी जिसे हम कहते हैं, तो ये चर्बी के कणों से और किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोटीन दालों में पाया जाता है।
तो इसलिए हमें दालें खानी पड़ती हैं। क्यों खानी पड़ती हैं? या तेल खाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लिपिड और प्रोटीन हमें मिलता है। तो वसा के कण जो होते हैं, इनको बनाने में इनके द्वारा जो है प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। फिर प्लाज्मा झिल्ली को हम साधारणतः नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। एक प्रक्रिया और है बच्चों, इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये अमीबा जैसे जीवों में पाई जाती है। अमीबा जैसे जीव क्या करते हैं, सामान्यतः एक कोशिका एक निश्चित आकार ही रखती है, वो अपना आकार नहीं बदलती है। परंतु कभी कभी क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना आकार बदलते रहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कक्षा 6, 7, 8 में कहीं पर। तो अमीबा भी उन जीवों में से एक है। अमीबा क्या करते हैं, अपने लचीले आकार के कारण बाह्य वातावरण में जो भी भोजन के कण उनको दिखाई देते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनको अपने शरीर पहुंचा देते हैं। तो ये भोजन के कण उनके शरीर में कैसे पहुंचे, इस क्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, यानी बाह्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर पहुंचा देना। तो इस तरह से अमीबा जो होता है वो अपने अंदर बाह्य पदार्थों को आसानी से ले सकता है, बाह्य वातावरण से अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। इस क्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब कोशिका द्रव्य में अंदर पदार्थों को मिला देना। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर इसके आगे का देखेंगे।